बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीरिया ने ईरान के किसी भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल की एंट्री को सीरिया के अंदर बैन कर दिया है। वजह क्या है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि सीरिया से ईरान और पूरी दुनिया के शिया समुदाय की निस्बत इसलिए भी जुड़ी हुई है कि सीरिया के कैपिटल दमिश्क के अंदर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मौजूद है, जहां पर ईरान के साथ साथ शिया समुदाय के तमाम पिलग्रिम्स जाते रहते हैं। अब जुलानी की गवर्नमेंट ने ईरान के लोगों के लिए खासकर सीरिया में आने पर पाबंदी क्यों लगाई है, इसके पीछे कोई कंफर्म वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन एक वजह यह बताई गई है जो मोटे तौर पर कोई भी समझ सकता है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर और बड़ी बड़ी डेलीगेशन जुलानी से मिलने आई है, या जुलानी ने अपनी डेलीगेशन को दूसरे देशों में भेजा है। मगर ईरान से अभी तक जुलानी की गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की ऑफिशियल और अनऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। मतलब रिश्ते तभी से खराब हैं जब से असद की गवर्नमेंट को जुलानी ने उखाड़कर फेंका था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम लोगों से वही दरख्वास्त कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, ये स्पेशल ट्रीटमेंट खाली ईरान को नहीं मिला है, बल्कि ईरान के साथ साथ इजराइल के लिए भी ऐसा ही कानून निकाला गया है। सीरिया के अंदर किसी भी इजरायली ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर वैसी ही पाबंदी है जैसे ईरान के ऊपर है। इजराइल से भी इनके कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इनसे कोई बातचीत अभी तक हुई है, मगर वो बात अलग है कि इजराइल एक चरवाहे की तरह लठ मारता हुआ सीरिया के अंदर घूमता फिर रहा है। मतलब सीरिया की आर्मी, सीरिया के लोग और ये जुलानी के मुजाहिदीन, ये तमाम जानवर हैं और इजराइल एक चरवाहा है जो डंडे बजा रहा है पूरे सीरिया में घूम घूम के। बाकी ऑफिशियल तौर पर बैन है इजरायली। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक गाजा के अंदर सीज फायर इंप्लीमेंट हो चुका होगा, क्योंकि टाइमिंग रखी गई थी संडे को सुबह 8:30 बजे के करीब। लेकिन उससे पहले, यानी इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, नेतन्याहू ने एक धमकी दी है पूरी दुनिया को कि अगर फेज 1 के बाद सीज फायर का फेज 2 सक्सेस नहीं होता है तो दोबारा हम जंग पर वापस आ जाएंगे। ये हमें भी पता है, क्योंकि तुमने स्मोट्रिच और बेन गिविर से वादा किया है कि एक बार होस्टेजेस आने दो, उसके बाद दोबारा से हम अपनी नस्ल दिखा देंगे। ट्रंप ने तो पहले ही हरी झंडी दिखा रखी है। उधर अर्दोआन ने एक मंच पर खड़े होकर कहा कि गाजा पूरे 15 महीने तक झेलता रहा ये सब कुछ, लेकिन ना तो झुका ना ही सरेंडर किया। ये खुशी वाली बात नहीं है। अर्दोआन साहब ये अपना दुख जता रहे हैं, क्योंकि पूरे 15 महीने तक अर्दोआन के देश तुर्की ने इजराइल को पूरी तरीके से फ्यूल दिया, स्टील दिया और भी बहुत सारी चीजें दी। इसके बावजूद भी इजराइल को कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ा, तो इस चीज का दुख अर्दोआन के दिल में भी है। वही मैं चाहता हूं कि नेतन्याहू की गर्मी दिखाते हुए एक वीडियो आप जरूर देखें और इसके बाद का मंजर भी जो बाइडेन बोल रहे हैं वो भी जरूर देखें, उस पर भी गौर करना। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas, calls for a ceasefire, or calls for Israel to surrender to Hamas. That will not happen. Many months later, A ceasefire, a hostage deal has been reached by Israel and Hamas. नेतन्याहू ने करीबन 13-14 महीने पहले गर्मी दिखाते हुए कहा था कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, कोई सीज फायर नहीं करेंगे तब तक जब तक गाजा से एक एक आतंकी को खत्म न कर दे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? वो भी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 13 महीने पहले जो शर्त रखी गई थी सीज फायर के लिए, अब भी उन्हीं शर्तों पे सीज फायर हुआ है। तो अब इन्हें सीज फायर क्यों करना पड़ा? 2 वजह है। पहला, मैं लगातार अपनी हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ट्रंप ने जो खोखली धमकी दी थी 20 जनवरी वाली, उसकी एक्सपायरी डेट आ रही थी और कुछ हो नहीं पा रहा था, तो इज्जत बचाने के लिए ये डील की गई। दूसरा, गाजा के अंदर इजराइल का बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है, अच्छी खासी तादाद में सोल्जर्स मारे गए हैं और गाजा से इंसानी शक्ल में कितने बत्तख अभी तक बनकर बाहर निकले हैं इसकी भी काउंटिंग जारी है। नंबर अभी टोटल नंबर आने वाले कुछ वक्त में आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी के जो रिजर्विस्ट हैं या वो हैं जो आर्मी में भर्ती हैं लेकिन उसके बावजूद भी गाजा या लेबनान जाकर लड़ना नहीं चाहते थे, उसकी वजह से इजराइल की आर्मी की तादाद घटी है। मगर गाजा के जो लड़ाके हैं उनकी तादाद घटने की जगह और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने भी इसको ऑफिशियली कबूल कर लिया। उधर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि गाजा में सीज फायर होने के बाद हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं गाजा के अंदर जाकर सर्विसेज देने के लिए, गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करना, गाजा की सफाई सुथराई करना, गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन लागू करना, मतलब इन शॉर्ट गाजा पर गवर्न करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं।
पहले वेस्ट बैंक का हाल सुधार लो जाकर, वेस्ट बैंक में कितना दोगलाई दिखा रहे हो वो पूरी दुनिया को पता है। और दरअसल में इजराइल भी यही चाहता है कि गाजा के ऊपर या तो इजराइल का कंट्रोल हो और इनडायरेक्टली या फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हो, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी तो इजराइल का ही एक विंग है। उधर आपकी स्क्रीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़ा हुआ ये बंदा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश कम्युनिटी का रब्बी है और एंटी जायनिस्ट ग्रुप का लीडर है, जो हमेशा से ही इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले से, करीबन 1980 के दशक से ये इजराइल को अपोज करता आ रहा है। और इस बंदे को ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन यानी पहले दिन में व्हाइट हाउस में कदम रखने के दौरान इनवाइट किया है, ये कहते हुए कि इस रब्बी की दुआओं की बरकत से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत मिली है। इस बंदे और इसके ग्रुप का ये कहना है कि इजराइल और ज़ायनिज़्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो देश फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन है और फ़लस्तीन ही रहेगा। और रही बात स्टेट ऑफ इजराइल के बनने की, तो वो तब तय किया जाएगा जब इनका मसीहा, इनके मुताबिक इनका मसीहा आने वाला है और वो ही इनका स्टेट दोबारा बनाकर देगा। अब इसमें यह कंफ्यूजन है कि मसीहा मानते किसको हैं, दज्जाल को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। बहरहाल जो भी है, फिलहाल इनका मौक़िफ़ यही है कि ये देश फ़लस्तीनियों का यानी अरबों का है। इजराइल को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और इनकी भी तादाद अच्छी खासी है और अमेरिका के अंदर इनका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। इजराइल के अंदर इनके लड़कों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल की कोर्ट्स ने भी ऑर्डर्स कर दिए हैं, लेकिन ये लोग फ़ौज में भर्ती होने को राज़ी नहीं है। वहीं सऊदी अरेबिया के शेख साहब यानी मोहम्मद बिन सलमान की एक और घटिया तस्वीर दुनिया के सामने आई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शख्स है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, जिसकी अपनी एक कंपनी है जो वेस्ट बैंक के अंदर ज़मीनों पर कब्जा करके सेटलमेंट्स यानी घर बनाती है फ़लस्तीनियों के घरों को छीन के, और फिर वो उनको सेटलर्स को यानी यहूदी समुदाय के लोगों को ऊंचे दामों पर बेचती है। तो ये इसका बिजनेस है, लेकिन इसके बिजनेस को फंडिंग आती है अच्छी खासी अमाउंट में सऊदी अरेबिया यानी MBS के देश से। वही सऊदी अरेबिया जो लगातार चिल्ला कर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कहता रहता है कि जब तक फ़लस्तीन नहीं बन जाएगा तब तक हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल की कंपनियों में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।